नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नए मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो दोस्तों, मॉडल पेपर चालू करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले होने चाहिए दोस्तों, पंख से कुछ नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। देखिए, ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ऑप्शन सी है 24वां संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन डी है 86वां संशोधन अधिनियम 2022। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में साथ साथ आपको आंसर देते रहने हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, तो लघु संविधान किस संशोधन अधिनियम को कहा गया है भारत में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों, यह संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है। कौन सा है दोस्तों, व्यापक संशोधन है और इसमें बड़े बदलाव किए हैं। इसे लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है। क्या दोस्तों, ये यहाँ पूछा है, क्या इसको लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो कलमकारी चित्रकला किस राज्य से आरंभ हुई थी। तो दोस्तों, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से आरंभ हुई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वर्तमान राज्य वह है जहां कलमकारी की उत्पत्ति कई सालों पहले हो गई थी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं आए तो आपको तेलंगाना भी ध्यान रखना है। क्या रखना है दोस्तों, तेलंगाना में भी कलमकारी चित्र की आरंभ हुई थी। कलमकारी चित्रकला का राज्य में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये शुरुआत कब हुई, ये शुरुआत में महाभारत, रामायण और भागवतम सहित धार्मिक ग्रंथों के अंशों को चित्रित करने के लिए उपयोग में किया गया था। दोस्तों, ये भित्ति चित्र देवताओं की कथा कहते हैं। ये भित्ति चित्र जिसे देवताओं की कथा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में संविधान की अनुसूचियों की संख्या है। तो दोस्तों, भारत में संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है 9। ऑप्शन बी है 12। ऑप्शन सी है 8। ऑप्शन डी है 10। तो दोस्तों, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों देखिए, भारत के संविधान में मूल रूप से तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी, मूल रूप से 8 थी। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब इसमें 12 अनुसूचियां हैं। अंतिम 4 अनुसूचियों को विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, जो 4 और जोड़ी गई अनुसूचियां, वो विभिन्न जो संशोधन हुए, संशोधनों के माध्यम से, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। तो दोस्तों, भारत में संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों, कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है परतदार चट्टान है। ऑप्शन बी है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन सी है जैव चट्टान। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके साथ जोड़िए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, परतदार चट्टानों में पाया जाता है।
ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल में। दोस्तों नेपाल में, हिमालय में। कहाँ दोस्तों, कहाँ पर है, नेपाल में, हिमालय में। कितना ऊंचा है तो ध्यान रखिएगा आप, 8,848। कितना दोस्तों, 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। क्या है दोस्तों, कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में, हिमालय में 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, जो स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए है। तो देखिए ऑप्शन ए है गरबा नृत्य, ऑप्शन बी है घूमर नृत्य, ऑप्शन सी है घेर नृत्य, ऑप्शन डी है घुड़ला नृत्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कौन सा नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, गरबा नृत्य। दोस्तों यह नृत्य मुख्यतः नवरात्रि के त्योहारों पर किया जाता है। कब किया जाता है, नवरात्रि के त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष एक गोल घेरा बनाकर, जैसे दोस्तों आपको पता होगा, ऐसा गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। कौन सा, गरबा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, घूमर महिलाएं करती है, घेर पुरुष करते हैं, घुड़ला नृत्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गरबा नृत्य, जो स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए एक तो आपको आसान काम हो गया कि इसमें डेट तो फिक्स सब में एक दे रखी, चारों ऑप्शनों में से। अब आपको महीना कौन सा है वो बताना है। डेट तो आप कभी भूलोगे नहीं कि 1 तारीख को ही आती है। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि 1 तारीख को तो आती है, पर महीना कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए है 1 फरवरी को, ऑप्शन बी है 1 मार्च को, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 1 मई को। तो दोस्तों कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। दोस्तों 1889 में पेरिस में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में, क्या दोस्तों 1889 में पेरिस में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय की बैठक में लगभग 20 देशों की मजदूर नेताओं ने, कितने दोस्तों, लगभग 20 देशों के मजदूर नेताओं ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कब लिया दोस्तों, 1889 में, पेरिस में। पेरिस में, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुई थी मीटिंग। तो पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में लगभग 20 देशों की मजदूर नेताओं ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तब से दोस्तों ये 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो देखिए ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है त्यागराज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों इस मुहावरा दिल्ली दूर है, ये मुहावरा है जिसके अनुसार दिल्ली अभी बहुत दूर है। क्या है दोस्तों अर्थ, दिल्ली अभी बहुत दूर है। इसका प्रयोग सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत, चिश्ती संप्रदाय के थे दोस्तों ये निजामुद्दीन औलिया। तो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किया था। इसका उपयोग क्यों किया, तो दोस्तों इसका उपयोग दूर के खतरों के प्रति उदासीनता की भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्यों किया जाता है दिल्ली अभी दूर है इसका प्रयोग, तो इसका उपयोग खतरों के प्रति उदासीनता की भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र
की प्रमुख लोक कला शैली है? दोस्तों रंगोली। भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो देखिए, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, खालसा की स्थापना किसने की? दोस्तों खालसा की स्थापना किसने की? क्वेश्चन क्या कह रहा है? खालसा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर, खालसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने क्यों की? उन्होंने खालसा का संस्थापक बनाया। क्यों बनाया? तो मुगल साम्राज्य द्वारा उत्पीड़न का विरोध किया और औरंगजेब के मुस्लिम हमले के खिलाफ सिख धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा जारी रखी। दोस्तों इसलिए किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। दोस्तों नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है ट्रॉट्स्की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन था नई आर्थिक नीति का जन्मदाता? तो इसका करेक्ट आंसर व्लादिमीर इलिच लेनिन था। तो यहाँ क्या दे रखा है? लेनिन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है व्लादिमीर इलिच लेनिन। वापिस लिखना है क्या? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और व्लादिमीर इलिच लेनिन। ये इसका पूरा नाम था दोस्त। इसने नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा जाता है। कब किया था दोस्तों? तो 1800 ये इसका कालक्रम था दोस्त, ने आर्थिक नीति की शुरू की थी। ठीक है, ये रूस के थे, रूस के संस्थापक थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों? ये आधुनिक कम्युनिस्ट रूस के संस्थापक थे। कौन थे? तो व्लादिमीर इलिच लेनिन थे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए ऑप्शन ए है मैकॉले ने, ऑप्शन बी है कर्जन ने, ऑप्शन सी है डेलोजी ने, ऑप्शन डी है कॉर्नवालिस ने। तो दोस्तों किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड मैकॉले ने की थी। कब की थी? तो वर्ष 1835 में की। कब की थी दोस्तों? तो वर्ष 1835 में की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से वर्ष में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। तो 1835 में हुई थी। और किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? तो देखिए ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है व्यवसाय। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या था दोस्तों? इनका मुख्यतः व्यवसाय पशुपालन था। दोस्तों भारतीय प्राचीन इतिहास में ऐसा माना जाता है कि आर्य जो थे, आर्य घोड़े पर सवार होकर आए थे। कहाँ पर आए थे दोस्तों? घोड़े पर सवार होकर आए थे। ध्यान रखिएगा, घोड़े पर सवार होकर आए थे, होकर
आए थे, इसलिए इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था इनका मुख्य व्यवसाय? पशुपालन था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 की सीरीज क्या बन रही है दोस्तों, देखिए के, दोस्तों यहाँ के नहीं होगा और यहाँ पर ए है, ध्यान रखिएगा, ए सी, ये पूरा क्वेश्चन की है, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक वाले मिस्टेक कर देते, इस क्वेश्चन को फिर से बनाते, बाकी अपना आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ए सी एफ के और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके आगे वाला बताना है। तो दोस्तों सी एफ और ये के, अब आगे वाला देखना है। तो दोस्तों देखिए सी और ई में कितने का गैप है, तो सी और ई में +2 का गैप है। कितने का गैप आ रहा है दोस्तों? +2 का आ रहा है। उसके बाद सी और एफ में सी डी ई एफ +3 का गैप आ रहा है। उसके बाद एफ और के में तो एफ जी एच आई जे के एल क्या आ रहा है दोस्तों, तो देखिए एफ जी एच आई जे के कितने 5 का, तो ये +5 लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए सीरीज कैसी बन रही है, तो दोस्तों 2 3 5 अभाज्य संख्याओं की सीरीज बन रही है। तो 5 के बाद तो अगली संख्या क्या होती है? 7, तो यहाँ +7 करेंगे, +7 करेंगे तो देखिए +7 करने पर क्या बन रहा है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 7वें नंबर पर क्या आ रहा है के बाद, तो क्या आ रहा है दोस्तों? आर आ रहा है, ये आर लिख दिया। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर भी दिया होता, उसके आगे पूछते तो उसके आगे कौन सी संख्या होती? उसके आगे 11, तो 7 के आर में आगे 11 जोड़ देते, तो 11 जोड़ने के बाद जो आता वो इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, ये दिया है 6 7 15 42 और फिर ये अब आगे वर्ड याद करना है। तो दोस्तों इनमें अंतर देख लेते हैं, इनमें कितना दिया है 1 का, ये 7 और 14 और 1 15 8 का, और ये कितने का दिया है, और ये 27 का। तो दोस्तों अब आप एक दिमाग लगाइए कि ये 1 का स्क्वायर 1 है, सॉरी दोस्तों क्यूब, ये 2 का क्यूब कितना होता है, ये 8 है, या 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो दोस्तों ये सीरीज चल रही है 1 2 3, यहाँ 4 का क्यूब करेंगे, तो दोस्तों 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और 4 का क्यूब 64, कितना होता है दोस्तों 64। तो अपन क्या करेंगे कि 42 में 64 जोड़ेंगे, तो 42 में 64 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 2 4 और 2 कितने, ये 6 हो गए, 6 और 4 10, कितने आएंगे दोस्तों 106। और देखिए 106 कौन से ऑप्शन नंबर में है अपने, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ थोड़ा दिमाग चलाना था। और ऐसे ही दिमाग अगर आप एग्जाम में चलाओगे तो आपका 100% सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राजेश दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। दोस्तों राजेश दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है, 30 मीटर चलने के बाद वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया, फिर किधर दाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चलकर क्या किया, बाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में? तो दोस्तों सबसे पहले क्या, राजेश दक्षिण की ओर मुख करके चलता है, ये दक्षिण की ओर मुख करके चला, यहाँ मान लेते ये दक्षिण की ओर मुख करके चला, कितना चला 30 मीटर, तो ये 30 मीटर लिख दिए। 30 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, तो ये दाईं ओर मोड़ दिया उसको, दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, कितना चला ये 25 मीटर, तो ये 25 मीटर लिख दिए। फिर कर वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया और ये बाईं ओर मोड़ दिया फिर से,
ये कितना चला 10 मीटर, तो ये 10 मीटर चला। वो चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया दोस्तों। फिर से 10 मीटर चलने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ गया। तो अब बाईं ओर मुड़ा तो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाईं ओर मुड़ गया, वह अब उस किस दिशा में है। तो दोस्तों दिशा पूछी है, तो दिशा देखते हैं। ये ऊपर उत्तर होती है, आप सभी को पता होगा। नीचे दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा में, ये कौन सी दिशा है, तो पूर्व दिशा। करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख पूर्व दिशा में है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। किधर जाता है दोस्तों, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वह वहाँ से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दोस्तों 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कोई व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़कर कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। क्या चलता है दोस्तों, 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर कितना है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो अपने को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ करते हैं, कोई व्यक्ति है जो यहाँ से चला 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं किधर, इधर मुड़ा। बाएं मुड़कर कितना चला, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। फिर दोस्तों फिर वापस दाएं मुड़ा, तो दाएं ऊपर मुड़ेगा, तो ये ऊपर मुड़ा और कितना चला, 20 किलोमीटर। कितना चला, 20 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इसको सही लिख देते हैं, 20 को 20 किलोमीटर। ठीक है, अब 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर वापस दाएं मुड़ा, तो ये दाएं मोड़ दिया। फिर वापस कितना चला, वापस 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर मुड़ता है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, दोस्तों ये दूरी पूछी है अपने, ये वाली। तो दोस्तों ये वाली दूरी अपने को देखनी है कि ये इसकी दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, अब अपन इन पे क्या कर देते हैं, इनको नाम देते हैं पॉइंटों को। तो दोस्तों इसको दे दिया ओ, ये अपना हो गया ए, इसको बोल दिया बी, और ये सी हो गया, और ये डी। अब दोस्तों देखिए, अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात दूरी किसकी करनी है, ओडी की करनी है, कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो अपने को किसकी दूरी, ओडी की ज्ञात करनी है। यहाँ ओ से डी तक की पूरी दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन यहाँ लिखेंगे ओडी बराबर दोस्तों क्या दिया है, ओए। ओए कितनी दी है, ओए 5 किलोमीटर दी है। ओए प्लस क्या करेंगे दोस्तों, एडी। ओए प्लस एडी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ओए प्लस एडी। एडी दोस्तों ध्यान रखिएगा, एडी कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आपने, बीसी बराबर एडी होता है। क्या होता है दोस्तों, बीसी बराबर एडी। तो बीसी कितनी दी है, तो बीसी 20 किलोमीटर दी है। जो यहाँ पर दी है दूरी वो यहाँ पर भी होगी, पैरेलल चल रही है ना, तो यहाँ पर भी समांतर होगी। 20 कितनी होगी, ओसी जितनी होगी उतनी ही ओडी होगी। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ कि ओए प्लस एडी बराबर बीसी बराबर एडी होता है। बीसी बराबर क्या होता है दोस्तों, एडी। ठीक है, बीसी बराबर एडी होता है। तो ओए कितना दिया है, ओए 5 प्लस ये बीसी और एडी बराबर होता है, तो बीसी कितना है, तो 20, ये 20। तो दोस्तों 5 + 20 करेंगे तो कितना आएगा, 25 किलोमीटर। कितना आएगा, 25 किलोमीटर। तो दोस्तों वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये 5 और यहाँ के 20। तो वो प्रारंभिक बिंदु से ओडी कितना है,
तो 25 किलोमीटर है। तो 25 किलोमीटर कौन से ऑप्शन नंबर में? तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों वो पीछे वाला ये क्वेश्चन नंबर 17 था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 होगा, रिपीट हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। एक लिपस्टिक कंपनी ए का मूल्य 30% बढ़ा दिया। दोस्तों लिपस्टिक कंपनी ने ए का मूल्य 30% बढ़ा दिया, इसलिए खरीदार 10% कम हो गए। दोस्तों खरीदार कितने प्रतिशत कम हुए? 10% कम हो गए। तो कंपनी की आय कितनी बढ़ेगी या घटेगी? दोस्तों कंपनी की आय बढ़ेगी या घटेगी ये बताना है। तो बढ़ाया गया मूल्य कितना है? बढ़ाया मूल्य, ध्यान रखिएगा, बढ़ाया मूल्य तो कुछ जैसे माना 100 की, कोई 100 रुपये मान लिया, लिपस्टिक का कितने वृद्धि की? तो 30% की। तो कितना हो गया दोस्तों? 130। और खरीदारों में कमी कितनी आई? तो देखिए खरीदारों में कमी, तो खरीदारों में कमी कितनी आई? 10%। तो अब दोस्तों 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा? 90%। खरीदार कितने हो गए दोस्तों? 90% ही हो गए। तो अब देखिए, तो अब क्या होगा? कंपनी की आय कितनी रही? तो आय बराबर 130, ये 130 बढ़ाया मूल्य इंटू हानि, खरीदारों में कमी कितनी आई बटा 100 करेंगे। तो दोस्तों सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना आएगा अपना? ये 1 0 से 1 0 भी गया, 13 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा? 117। कितना आएगा दोस्तों? 117। तो दोस्तों 117 की क्या हुई? तो दोस्तों 117, तो उसको कितने की वृद्धि हुई? 100 में से कितने की? तो 17 की वृद्धि हुई। यहाँ लिख देता हूं 17 की वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई? 17 की। और 17 की वृद्धि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों उनको, कंपनी वालों को 17% की वृद्धि हुई, हानि नहीं हुई उनको, और वृद्धि हुई 30%। मूल्य बढ़ाया, 10% कम भी हो गए उनके ग्राहक, तो भी उनको 17% की वृद्धि हुई। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। दोस्तों 10% की छूट दे दी, फिर भी घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों घड़ी का क्रय मूल्य बताना है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए घड़ी का क्रय मूल्य, तो दोस्तों क्रय मूल्य बराबर विक्रय कितने में कर रहा था? 1080 में। 10% की छूट दी, तो यह देखिए छूट दी तो ये 100/90 इंटू, अगर वो छूट नहीं देता तो उसको लाभ कितने का होता? तो 20, तो ये 120। अब इसको सोल्व करेंगे तो 120 को सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0, या 0 से ये 0 गया। अब क्या करना है? अगर 1080 इंटू 100/9 इंटू 12। तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर अपना कितना आएगा? तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 1000 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1000 रुपये। ध्यान रखिएगा कितना आएगा कि दोस्तों यहाँ 0 है, ध्यान रखिएगा, 1000 रुपये। और 1000 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो क्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है। तो देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनना है, तो इनमें से विषम शब्द कौन सा होगा ये बताना है। देखिए ऑप्शन ए है भूगोल,
ऑप्शन बी है जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी है भौतिकी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इन 4 ऑप्शनों में से विषम शब्द कौन सा होगा। दोस्तों भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान ये तीनों साइंस के पार्ट है। किसके पार्ट है दोस्तों, साइंस के पार्ट है। कैसे हैं, तो दोस्तों भौतिकी फिजिक्स साइंस में आती है, साइंस से अलग होती है। जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं 8 तक, उनमें ये तीनों एक ही बुक बन के आती है। जब फिर आप 9th में आते हैं तो 9 10 में 10 तक एक ही बुक आती है। इसके बाद इनमें सब्जेक्ट में अगर आप साइंस लेते हैं तो उनमें अलग अलग छट जाती है, अलग अलग हो जाती है। जीव विज्ञान बायोलॉजी भी साइंस से, साइंस स्ट्रीम से, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और ये भी दोस्तों ये भूगोल ज्योग्राफी इनमें से विषम शब्द है। तो विषम शब्द कौन सा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि भूगोल ज्योग्राफी साइंस से नहीं है। ये तीनों सब्जेक्ट जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये तीनों साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं। भूगोल ज्योग्राफी इनसे नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको सीरीज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।